हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर डर्डल को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया होता है। तो अब आगे और फिर एकदम से सेंचिंगू की क्लास का दिखाया जाता है। एक लड़की उससे बात कर रही होती है कि तभी जिंगू का कॉल बजना शुरू हो जाता है। जिंगू कॉल उठाता है और वो देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। डर्डल ने उसको कॉल करा होता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। कह रहा होता है आखिर ये क्या है, आखिर उसने मेरे को सडनली कॉल क्यों कर दिया, क्या वो मुझसे और ज्यादा गुस्सा नहीं है। और फिर साथ ही वो कॉल उठा लेता है और कह रहा होता है हेलो, क्या बात हो गई डर्डल, तुमने आज मेरे को अचानक से कॉल करा। कि तभी उसे वहां से उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। कह रही होती है जल्दी से उसको कॉल पर, जल्दी से उसको पकड़ो, उसने किसी को कॉल कर दिया। अरे यार तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जल्दी से कॉल काटो। फिर साथ ही कॉल कट हो जाता है। जिंगू हैरान रह जाता है कि अचानक से ये हुआ क्या। और वो कहता है कि सिग्नल मिक्सअप हो गए थे। और फिर वो डबल से डर्डल को कॉल बैक करता है, लेकिन इस बार वो कॉल ही नहीं उठाते। और फिर इसके बाद हमें डर्डल के डैड का सीन दिखाया जाता है, जो कि मस्त आराम से लेट के टीवी देख रहे होते हैं। कह रहे होते हैं छुट्टी का दिन और मैं घर पर अकेला हूँ, ना कोई वाइफ ना कोई बेटी मुझे परेशान करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट दिन है। कि तभी उसके दरवाजे पे डिंग डोंग होती है। वो जाके दरवाज़ा खोलता है तो राइडर आई हुई रहती है। कह रही होती है आप डर्डल के पापा हो ना, हाय, माफ़ करना हम लोग लेट हो गए, ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए थे और आपको पता था ना कि हम लोग आज फिल्म शूट करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। तो क्या डर्डल तैयार है, शुरू करें, पहले ही थोड़ा लेट हो चुका है। डर्डल जरूर अपने रूम में होगी। डर्डल का डैड हैरान होते हुए बोलता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, अभी कुछ देर पहले तो एक फिल्म क्रू यहाँ पर आया था और वो जस्ट थोड़ी देर पहले ही डर्डल को अपने साथ लेकर गया और वो लोग कह रहे थे कि तुमने उनको यहाँ पर भेजा है और तुम आज यहाँ पर आ नहीं पाओगे क्योंकि तुम बिजी हो। राइटर कहती है क्या शूटिंग वाले लोग आए थे हमारी तरफ से, लेकिन हमने तो किसी को नहीं भेजा। ये सुनने के बाद डर्डल का डैड एकदम चौंक जाता है। और फिर इसके बाद अब उनको सोंग जिंगू के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। छुट्टी हो जाती है, सोंग जिंगू चलते हुए घर की तरफ जा रहा होता है और वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से डर्डल ने मेरे को कॉल क्यों करा और कट हो गया, क्या उसके साथ कुछ हो गया। नहीं, शायद आज मैं बिना फालतू में कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहा हूँ, क्या उसका फ़ोन कहीं खो गया होगा। मैं श्योर हूँ कि वो एकदम सही होगी। वो इस तरह के पर्सन नहीं है कि खुद को मुसीबत में डाल ले। वो तो प्रैक्टिकली एक चलते फिरते ह्यूमन वेपन है। लेकिन उस बारे में क्या जो कि मैंने फ़ोन पे सुना था, आखिर वो सब क्या था। और फिर इसके बाद हमें डर्डल का सीन दिखाया जाता है, मेरा मतलब डर्डल के घर का सीन दिखाया जाता है। अपन को म्यूंग के साइकिल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर म्यूंग अपनी साइकिल को लॉक कर रहा होता है। वो यहाँ पर डर्डल के लिए कुछ तो लेकर आया है और फिर वो चलते हुए जाने लगता है डर्डल के घर की तरफ। कि तभी उसे सॉन्ग जिंगू जाता हुआ दिख जाता है। जिंगू लिफ्ट के अंदर जाता है, ऊपर का बटन दबाता है कि तभी म्यूंग आ जाता है। कह रहा होता है जरा रुको एक सेकंड। और फिर साथ ही वो भी लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। जिंगू उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देख रहा होता है और म्यूंग भी उसकी तरफ तिरछी नज़रों से देख रहा होता है। और म्यूंग यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर देता है उसके साथ। कह रहा होता है क्या तुम डर्डल के दोस्त हो, मैं तुमसे शायद पहले भी मिल चुका हूँ, मैंने तुमको पहले देखा था। जिंगू कह रहा होता है राइट, मैंने भी तुमको देखा था। और वो हाय बोलता है। म्यूंग कहने लगता है क्या तुम यहीं पर रहते हो या फिर डर्डल से मिलने के लिए आए हो। जिंगू कहता है वेल मैं यहाँ पर उससे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। म्यूंग कहता है और मैं यहाँ पर उसको कुछ देने के लिए आया हूँ, उसका मेरे ऊपर एहसान है। और फिर दिखाया जाता है जिंगू बेल बजाने में हेजिटेट कर रहा होता है तो वो बंदा फटाक से बेल बजा देता है और तिरछी नज़रों से जिंगू की तरफ देख रहा होता है। जिंगू भी उसकी तरफ देखता है। दिखाया जाता है म्यूंग डबल से बेल बजाता है, लेकिन सॉन्ग जिंगू दरवाज़ा ठोकने लगता है ज़ोर ज़ोर से। और फिर जैसे दरवाज़ा खुलता है म्यूंग जिंगू को धक्का देके पहले अंदर की तरफ घुसने लगता है। कह रहा होता है हाय मेरा नाम म्यूंग है। और फिर तभी वो दोनों अंदर का नज़ारा देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। सभी लोग एकदम परेशान खड़े रहते हैं। राइटर कहती है क्या तुम लोग डर्डल के दोस्त हो, क्या तुम लोगों ने उसे आज देखा था। म्यूंग कहता है आखिर इससे आपका क्या मतलब। जिंगू बताता है डर्डल और मैं सेम स्कूल में ही जाते हैं, लेकिन आज वो स्कूल नहीं आई थी। मेरे को सुनने में आया था कि उसको शूटिंग का काम है कुछ यहाँ पर। और वैसे ही जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास उसका कॉल आया था, लेकिन मुझे कुछ तो अजीब लगा वहाँ पर, इसलिए फिर मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि मेरे को उसके बारे में चिंता हो रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। ये सुनते से ही डर्डल का डैड जो परेशान बैठा हुआ था एकदम से तेज से जिंगू के पास भागते हुए जाता है, उसे पकड़ लेता है, रुलाते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास कॉल आया था, कब, उसने तुमसे क्या बोला, जल्दी से मेरे को बताओ। जिंगू कहता है वेल कम से कम 1 से 2 घंटे पहले आया था, कॉल तो उसी का ही था, लेकिन मेरे को आसपास से कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे लगा कि सिग्नल में कुछ खराबी आ गई होगी। लेकिन मैंने उस वक्त जो सुना था वो काफ़ी अजीब था। मैंने कुछ लोगों की आवाज़ें सुनी थी जो कि आपस में बहस कर रहे थे, जल्दी से उसे पकड़ो, अरे कॉल काट, ऐसी आवाज़ें सुनी थी मैंने। दिखाया जाता है ये सुनते से राइटर चौंक जाती है और कह रही होती है हो माय गॉड, क्या उसका किडनैप हो गया। और ये सुनते से ही जिंगू भी हैरान हो जाता है और सबसे बड़ा झटका तो डर्डल के डैड को लगता है। वो फटाक से वहीं नीचे गिर जाते हैं। राइडर कह रही होती है सर क्या आप ठीक हो, लेकिन वो जवाब ही नहीं देते उसे कि किसी भी बात का। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है। उसी गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें डर्डल को बैठा के ले जाया गया था और एक छोटा सा घर दिखाया जाता है कहीं पर। और फिर इसके बाद अपन को डबल से डर्डल के घर का सीन दिखाया जाता है। डर्डल की मम्मी घर पर आ चुकी रहती हैं और दोनों ही अपना सर पकड़ के बैठे हुए रहते हैं और राइडर किसी को कॉल करती है, जबकि
जबकि डैडल के मॉम डैड दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हालत में बैठे हुए रहते हैं। राइटर उनसे बोलते हैं आप ज़्यादा परेशान मत होइए, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। उन्होंने कहा कि डिटेक्टिव बहुत जल्दी यहाँ पर आते ही होगा, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। जिंग्यू और म्योंग भी यहीं पर खड़े हुए रहते हैं, वो कहीं गए नहीं। जिंग्यू सोच रहा होता है डैडल आखिर हो क्या रहा है। और फिर यहाँ पर दो बंदे आते हैं, कह रहे होते हैं हेलो हम लोग पुलिस हैं, क्या आप ही वो पर्सन हो जिसने हमको कॉल करा था। राइटर कहती है हाँ मैं ही हूँ। और यहाँ पर विक्टिम्स के पेरेंट्स भी मौजूद हैं और फिर वो लोग तहकीकात करने के लिए बैठ जाते हैं। डिटेक्टिव बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, क्या आपने उन लोगों का चेहरा देखा था जो कि यहाँ पर फिल्मिंग क्रू का भेस लेकर आए थे। राइटर कहती है हम मेरे को पक्का पता है कि हम लोगों ने हमारी तरफ से किसी को भी यहाँ पर नहीं भेजा था। और डैडल का डैड कह रहा होता है वेल उनको अच्छे से देख पाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन लोगों ने टोपी पहनी हुई थी और सर को काफ़ी टाइम तक उन्होंने झुका के रखा हुआ था, अच्छे से मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। डिटेक्टिव कहता है अच्छा तो फिर उसके बाद आपके बेटे का कॉल बंद हो गया और फिर आप लोग उसके साथ और कांटेक्ट नहीं कर पाए। वो दूसरा बंदा फटाक से टाइप करते हुए ये सब कुछ लिख रहा होता है, लेकिन लैपटॉप से टप टप की आवाज़ आती है जिसकी वजह से डिटेक्टिव गुस्सा हो जाता है। कह रहा होता है डिटेक्टिव ली इसका साउंड मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, प्लीज़ अपनी नोटबुक का यूज़ करो। ली बोलता है सॉरी माफ़ करना, मैं एकदम शांति के साथ टाइप करूंगा। डिटेक्टिव अपना सर खुजाने लगता है। कह रहा होता है उस लास्ट कॉल को देखते हुए जो कि डैडल की तरफ से आया था, सिचुएशन उससे ज़्यादा बदतर है जितना मैंने सोचा था। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये पैसों के लिए नहीं करा है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी कम चांस है कि अपराधी आपको कॉल करेगा। ये सुनने के बाद सभी यहाँ पर परेशान होते हैं और जिंग्यू भी परेशान खड़ा ये सब देख रहा होता है। और फिर इसके बाद दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किडनैपर्स डैडल को अपने साथ किडनैप करके ले गए हैं। दिखाया जाता है यहाँ पर डैडल को होश आता है, डैडल की धीरे धीरे आगे खुलती हैं तो वो अपने सामने 4 लोगों को टेबल पे खाना खाते हुए देखती है। डैडल उनको देख रही होती है कि तभी एक बंदा जो कि चप चप करके खा रहा था उसका ध्यान डैडल की तरफ चला जाता है। वो कहने लगता है अरे वो जाग गई। यह सुनते ही सभी लोग एक्साइटेड हो गए, फटाक से खड़े हो जाते हैं, कह रहे होते हैं तो फाइनली डैडल तुम्हें होश आ गया, व्हाट अ रिलीफ, हम लोग कितने लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। और वो सारे ही डैडल की तरफ रश कर देते हैं। एक कह रहा होता है तुम जाग गई, कहीं तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं सिर में। डैडल घबरा जाती है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है हेल्प हेल्प करते हुए। वो सभी एकदम रुक जाते हैं, कह रहे होते हैं डैडल क्या हुआ, शांत हो जाओ, हम लोग कोई बुरे लोग नहीं है, डैडल तुम परेशान मत हो। ये सुनने के बाद डैडल थोड़ी चुप होती है। वो बंदा सभी लोगों से कहने लगता है तुम लोगों ने एकदम से रश कर दिया तो डैडल घबरा गई, इस तरह से मत करो, केयरफुल, उससे डराना नहीं है। एक बंदा कहता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था लेकिन तुम लोगों ने भी तो चिल्लाना शुरू कर दिया, सभी लोग उसकी तरफ भग पड़े। दूसरा बंदा कहता है वो बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, ये प्लेस एकदम स्कैरी वाइब दे रहा है। दूसरा बंदा भी उसकी बात से एग्री करता है, कह रहा होता है हाँ ये सही कह रहा है, इसलिए तो मैं तुम लोगों से कह रहा था कि अपन को इसको किसी और अच्छी जगह पर रखना चाहिए। डैडल घबराते हुए कहती है आखिर तुम लोग हो कौन हो, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। वो आगे बढ़ता है, कह रहा होता है इसो ओके डैडल, हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो बस तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, इसलिए डरो मत। और फिर तभी वो बंदा हाथ मारते हुए कहता है अरे हाँ डैडल तुमको भूख लगी होगी, इसी वजह से तुम और भी ज़्यादा डर रही हो। दूसरे भी कहने लगते हैं हाँ यही बात होगी। और फिर वो लोग फटाक से चाहते हैं, कह रहे होते हैं जल्दी से डैडल के लिए खाना तैयार करो। और फिर साथ ही वो नूडल्स और पानी के साथ डैडल की तरफ पहुंच जाते हैं। वो बंदा डैडल को खुद खिलाने की कोशिश करता है, कह रहा होता है मैं तुमको खिलाऊंगा, आ करो आ। दूसरा कह रहा होता है ये पानी भी है, पानी भी पी लेना। वो डैडल के पास नूडल्स ले जाते हैं और कह रहा होता है आ करो आ। कि तभी डैडल एकदम से मुड़ती है और उस नूडल्स को नीचे गिरा देती है चिल्लाते हुए, कह रहे होते हैं प्लीज़ ऐसा मत करो। वो बंदा अपने नूडल्स को गिरा दे काफ़ी दुखी हो जाता है। डैडल कहते हैं आगे तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे को जाने दो, ये गलत है। और वो बंदा जमीन पे पड़े हुए नूडल्स को उठा लेता है। चश्मे वाला कहता है गुस्सा मत हो डैडल, प्लीज़ मत रो। वो नूडल्स वाला बंदा कहता है डैडल हम लोगों को गलत मत कहो, हम लोगों ने बस यहाँ पर तुमको अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन और साथ ही वो जमीन पे पड़े हुए नूडल्स को उठाकर डैडल की तरफ करता है, कह रहा होता है तुमको लोगों की काइंडनेस को इस तरह से इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें डबल से डैडल के घर का सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव कहता है तो आपकी लड़की वाइल्ड हाई स्कूल में जाती थी, और साथ ही बोर्ड के खड़ा होने लगता है, कह रहा होता है ऑल राइट हम लोग अब इंतज़ार ही कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो हमें बता दीजिएगा, चलो डिटेक्टिव ले यहाँ से चलते हैं। डिटेक्टिव कह रहा होता है लेकिन सर क्या अपन लोगों को और पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेक्टिव कहता है ऐसे मामलों में घर पर रहने से कुछ नहीं होता, और साथ ही हमारे पास सिर्फ ये अकेला एक मामला नहीं है, हम कल वापस आएंगे। डिटेक्टिव की मम्मी कहती हैं आखिर आप ऐसे कैसे जा सकते हो, आपको मेरे बेटे को ढूंढना होगा। डिटेक्टिव कहता है मैम मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन अभी प्रायोरिटी आसपास के लोगों से सवाल पूछने की है, बस इंतजार करें और बहुत ज़्यादा परेशान ना होएं। ये सुनते
से वो दोनों फिर से सर पकड़कर बैठ आते हैं और डडल के लिए परेशान होने लगते हैं। वो डिटेक्टिव कहता है कम ऑन डिटेक्टिव ली, यहाँ से चलते हैं। ली कह रहा होता है शांत हो जाइए मैम, हम आपके लिए उसको ज़रूर ढूंढ देंगे। डिटेक्टिव ली कहता है अगर मैं यहाँ पर कुछ देर और रुकूं और इनकी बातें कुछ देर और सुनूं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार जब ये लोग शांत हो जाएं तो इन्हें कुछ और भी याद आ जाए, तो मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूँ यहाँ पर। यह सुनते से वो दूसरा डिटेक्टिव भड़क जाता है, कह रहा होता है डिटेक्टिव ली मैंने क्या कहा कि तुमने सुना नहीं? कल सुबह हम क्वेश्चन पूछने के लिए उसके स्कूल जाएंगे। क्या तुमने प्रायोरिटीज के बारे में नहीं सुना? आखिर यहाँ पर रहने से क्या लाभ होगा? हाँ, क्या तुमको लगता है कि हमारे पास बस यही अकेला सिर्फ एक केस है? हमें उस रोटरी और बेटिंग के केस पर भी गौर करना है। कल सुबह तुम उस लड़की के स्कूल जाओगे और उन लोगों से पूछताछ करोगे जो उसको जानते थे, और अपनी ये डम नोटबुक का यूज करना, और साथ ही वो उसके सिर पे मारने लगता है। वो कह रहा होता है माफ करना सर। डिटेक्टिव चिल्लाते हुए कहता है मैं क्राइम स्पॉट पर टाइपिंग की आवाज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। डिटेक्टिव का ये रवैया अब म्यूंग से देखा नहीं जाता। वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर एक 18 साल की लड़की का किडनैप हो गया है। बेशक मैं आपकी सिचुएशन और आप कैसे काम करते हो इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन जैसा कि आपने कहा इन्वेस्टिगेशन को प्राथमिकताएं देनी चाहिए, और यहाँ पर एक हाई स्कूल गर्ल विक्टिम है। आपको उसके पेरेंट्स को शांत कराना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि आप उनके सामने क्या बोल रहे हो। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर आप कर सकते हो तो बस उनसे थोड़ी देर और बात करिए प्लीज़। म्यूंग की बात सुनने के बाद वो डिटेक्टिव म्यूंग की तरफ देखने लगता है तिरछी नज़रों के साथ। जिंगियो भी म्यूंग की तरफ ही देख रहा होता है, और फिर वो डिटेक्टिव म्यूंग की तरफ उंगली करते हुए कहता है बच्चे जिसके पास सीवीड है, आखिर तुम होते कौन हो? मेरे को तो नहीं लगता कि इस जगह पर तुमको अपना पिछवाड़ा रखने की ज़रूरत है। वो दूसरा बच्चा जो तुम्हारे साइड में खड़ा है वो लास्ट पर्सन है जिसके पास उस लड़की का कॉल आया था, और वो उस लड़की के सेम स्कूल में भी जाता है। लेकिन तुम तो विक्टिम के साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो, तो तुम अपने घर पे क्यों नहीं चले जाते हैं? तभी डडल की मम्मी कहती है ज़ारो को म्यूंग तुम तो लो स्कूल जाते हो ना, क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जो हमारी हेल्प कर सके? और क्या ऐसे टाइम पर कुछ है जो हम कर सकते हैं दिखाया जाता है? वो डिटेक्टिव सर खुजाते हुए कहता है मैम अगर वो लो स्कूल में भी जाता है तो भी इससे कुछ नहीं होने वाला, बस हमारे ऊपर भरोसा करिए और थोड़ा इंतजार करिए। सर पटकने से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। म्यूंग उदास होते हुए कहता है डिटेक्टिव सही कह रहा है मैम, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे अंकल हालांकि वो सियोल जिले में प्रोसेटर के तौर पर काम करते हैं। ये बात सुन लेता है डिटेक्टिव भी, और फिर पता नहीं उसका अचानक से माइंड चेंज हो जाता है। वो कहता है डिटेक्टिव ली तुम यहाँ पर रुक सकते हो और इनके साथ कुछ और पूछताछ करो और फिर मुझे रिपोर्ट कर देना। वो कहता है ठीक है सर। डिटेक्टिव कहता है कि इससे तुमको थोड़ा सुरक्षित महसूस होगा। जैसा कि मैंने कई बार बताया है स्कूल और बाकी जगहों की भी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डिटेक्टिव ली को कल सुबह तक स्टेशन पर वापस आना होगा। और फिर इसके बाद अपन को डबल से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डडल है। उन लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया होता है प्यारे डडल के लिए, और वो सारे आपस में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जैसे कि उन्हें खाना बनाना काफ़ी पसंद है, और यहाँ पर सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं। यार एक बंदा कह रहा होता है मैं समझ गया, आफ्टर ऑल नूडल्स सभी को पसंद तो नहीं होते ना। और एक बंदा कह रहा होता है लड़कियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तुमको अच्छा खाना एक प्राइवेट प्लेट में रखकर उनको देना चाहिए। और एक बंदा कह रहा होता है मेरी प्यास लगभग कटी गई। और फिर दिखाया जाता है वो लोग खाना बनाए जा रहे होते हैं डडल के लिए, जबकि डडल तो यहाँ पर बिल्कुल डरी सहमी से कप रही होती है। और पता नहीं आज डडल को हो क्या गया है, मेरे को लगा नहीं था कि डडल इस तरह से घबराएगी। सच में इसका कैरेक्टर काफ़ी चेंज कर दिया राइटर ने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिखाया जाता है उन लोगों ने खाना बना दिया होता है और डडल के लिए प्लेट में भी रख दिया होता है अच्छे से, और वो खाना लेकर डडल के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं डाडा देखो हमने तुम्हारे लिए खाना बना दिया डडल, हमने इस चिकन को एकदम फ्रेंच स्टाइल में बनाया है, जरा देखो तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है ना। और फिर वो साथ ही डडल को खिलाने लगता है। डडल कह रही होती है नहीं ऐसा मत करो। वो बंदा कहता है कम उन जरा इसे ट्राई तो करो, ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे लोग भी कह रहे होते हैं हाँ ये टेस्टी है, एक बार खाओ तो। तभी वो बंदा कहता है अरे हाँ क्या तुमको तुम्हारी हेयर पिन वापस चाहिए? इसके बिना तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तुम हमेशा ऐसा अपने बालों में लगा कर रखती हो, चलो मैं तुम्हें इसे वापस कर देता हूँ। डडल उसको देख रही होती है, वो उसके करीब आने लगता है, कह रहा होता है चलो मैं तुम्हारे लिए इसे तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। कि तभी डडल उसके टांगों के बीच में लात मार देती है ज़ोर से, और कहती है मैंने कहा मेरे से दूर रहो। उस बंदे की प्लेट फिर से हाथ से गिर जाती है और खाना बेकार जो बनाया था, और साथ ही वो भी अपने गुल्ले पकड़ के वहीं पे तिलमिलाने लगता है। दूसरा बंदा कह रहा होता है डडल आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? डडल कहती है बस मेरे को यहाँ से जाने दो प्लीज़। और वो बंदा गुस्सा हो जाता है और डडल की तरफ जाने लगता है तेजी से, कह रहा होता है ज़रा देखो तो इसको, यहाँ पर अपन सभी लोग इसके सामने अच्छे से पेश आ रहे हैं तो ये तो सिर पे चढ़ी जा रही है, लगता है कि इसको कुछ डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको खुद के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, तुम हमारी प्रिंसेस को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। उनकी बात सुनने के बाद वो बंदा भी शांत हो जाता है, कह रहा होता है मैंने लगभग अपना दिमाग खो ही दिया था,
हाँ, और फिर साथ ही वो वहीं बैठ जाता है और कहने लगता है सॉरी डैडल, मैंने तुमको डरा दिया, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगा, प्लीज नाराज मत होना। डैडल सोच रही होती है मॉम डैड प्लीज मेरी मदद करो, मोनियांग हैंसंग जिंग्यो प्लीज कोई तो आओ और मेरी हेल्प करो प्लीज। और फिर इसके बाद अपन को डबल से डैडल के घर का सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव ली बेचारा अपना सर खुजाने लगता है, कहता है ऑनेस्टली अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है जैसा कि दूसरे जासूस ने कहा था, चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस बात की ज़्यादा गारंटी नहीं है कि हम उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से या फिर उसकी किसी प्राइवेट प्रॉब्लम से किसी सुराग का पता लगा पाए, लेकिन फिर भी हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, आप बस थोड़ा इंतजार करिए। यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान बैठे हुए रहते हैं। डिटेक्टिव कहता है वैसे ये काफ़ी बुरा है, मुझे सचमुच उम्मीद है कि जब वो स्कूल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उन्हें कुछ मिल जाएगा, अगर वो वहाँ होती नॉर्मल साइड कर कुछ भी तो ये वाकई में मदद करेगा, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। दिखाया जाता है जिंग्यो यहाँ पर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है डैडल आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम बिल्कुल भी ऐसे पर्सन नहीं हो जिसको आसानी से कोई ले जा सके, ये सारी मेरी गलती है, असल में तुम मेरे को अवॉइड करने का नाटक कर रही थी और उस तरह से प्रेटेंड कर रही थी जैसा कि तुमने मेरे को देखा नहीं, बिकॉज क्योंकि हम दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुझे तुमको रोकना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि आखिर तुम कैसी हो, तो शायद मैं कुछ इतना बुरा होने से रोक सकता था, माफ़ करना डैडल, सॉरी डैडल, ये सारी मेरी गलती है। यहाँ पर सभी लोग परेशान होते हैं और जिंग्यो भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा होता है कि तभी फटाक से जिंग्यो को कुछ तो याद आता है, उसे यहाँ पर किसी कार के बारे में याद आता है। वो थोड़ा और सोचता है और कहता है अरे हाँ मेरे को एक और चीज़ याद आई, एक गिरे सेंटोमो। सभी लोगों का ध्यान जिंगो की तरफ चला जाता है। डिटेक्टिव हैरान होते हुए कहता है क्या एक सेंटोमो कार, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन लोगों ने बहुत टाइम पहले इसे बनाना बंद कर दिया था, मैंने वो कार पहले भी कुछ बार देखी है जब मैं डैडल से स्कूल को जाते हुए देखता था। ये एक घेरे भूरे रंग की कार है जिस पर हरे कलर के एक हिट है, मैं पक्का श्योर हूँ कि मैंने उसे ही देखा था, लेकिन मेरे को उसकी नंबर प्लेट याद नहीं आ रही है। डिटेक्टिव कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो और ये काफ़ी अच्छा चांस होगा अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच हो, लेकिन ये कॉन्सिडेंस भी तो हो सकता है, भले ही तुमने अक्सर इसे वहीं देखा हो, लेकिन हम ये बात अच्छे से नहीं जानते कि यही वो कार है या नहीं। जिंगू कहता है नहीं मुझे पूरे यकीन है कि वही कार है बिना किसी डाउट, ये हमेशा उसी डायरेक्शन से निकलती थी जिस डायरेक्शन से डैडल जाती थी। टायर और फेडर सभी कीचड़ से सने हुए थे, नेचुरली मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड काम करता हूँ। हाल ही में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है इसलिए सियोल शहर में कार में इतना कीचड़ होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अगर मैं सिर्फ लाइसेंस प्लेट नंबर याद कर सकूँ तो। डिटेक्टिव कहता है अगर तुम जो कह रहे हो वो वाकई में सच है तो वो व्हीकल वाकई में डेफिनेटली सस्पिशियस लग रही है, लाइसेंस प्लेट नंबर जानने का कोई तरीका जरूर होना चाहिए, तुमने कहा कि ये स्कूल के सामने वाले गेट के पास थी है ना। और फिर वो फटाक से दूसरे डिटेक्टिव को कॉल करता है और कह रहा होता है ये मैं हूँ सर, सॉरी सर मैं इतनी लेट आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो व्हीकल मिल गई है इसलिए हमें स्कूल के सामने वाले गेट के कैमरा फुटेज को चेक करना पड़ेगा। डिटेक्टिव कहता है क्या वाकई में, ठीक है मैं जरा चेक करता हूँ और फिर उसके बाद तुमको कॉल करूंगा। मेरे को काफी राहत मिली कि फाइनली कुछ तो मिला, मेरे को कॉल करना आगे तुम्हें और कुछ भी पता चलता है। और फिर इसके बाद हमें डैडल का सीन दिखाया जाता है। डैडल सपना देख रही होती है कि जिंगी उसके पास आया और कहने लगता है डैडल मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने इस पूरे टाइम तुम्हारे लिए चीज़ों को वाकई में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया था, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम हर्ट हो गई। और वो प्यार से डैडल के बालों पर हाथ फेरता है, कह रहा होता है अब से मैं तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे से रहूँगा इसलिए परेशान मत होना। डैडल भी आगे से पिघल जाती है कि तभी उसका सपना टूट जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ पर कोई बंदा रहता है जो कि डैडल के बालों में कंघी कर रहा होता है। डैडल को होश आती है, वो कहने लगता है ओह तुम जाग गई। डैडल बेहद ही घबरा जाती है, तुम उन लोगों के इतने रूड बिहेव के कारण बहुत ज़्यादा घबराई हुई होगी, हमें उन बेवकूफ़ों से अलग हूँ इसलिए परेशान मत हो। और फिर वो उसके बालों को कंघी करने लगता है। डैडल कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, क्या ये शो की वजह से हो रहा है, क्या शो में कुछ ऐसा था जो तुमको पसंद नहीं आया, फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं आपसे पक्का शो को नहीं करूँगी तो प्लीज़। और वो बंदा कहता है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमको क्या लग रहा है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने तुमको शो में देखा, बिल्कुल भी नहीं, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं डैडल, हम बहुत लंबे समय से तुम्हारे फैंस हैं, हम वाकई में तुम्हारी परवाह करते हैं इसलिए हमारे बारे में इतना बुरा मत सोचो। मैंने हमेशा सोचा कि तुम टाइगर हेयर हेडबैंड पहनने के बजाय इस तरह के साफ सुथरे स्टाइल के साथ ज़्यादा अच्छी दिखोगी, और अब मैंने सब कुछ कर दिया है, तुम अब बिल्कुल एकदम साफ सुथरी दिख रही हो, हमसे डरो मत, हम तुमको चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तुमको पसंद करते हैं इसलिए हम बस तुमको करीब से देखना चाहते हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ कि जब से तुमने वो शो शुरू किया है तब से कितने अजनबियों को तुम्हें दिलचस्पी हो गई होगी,
होगी। और इस बारे में सोचते से ही मेरा तो खून खोल उठता है और साथ ही वो बेड से हंसने लगता है। डैडल बेचारी घबरा जाती है और फिर सुबह हो जाती है। अपन को डैडल के घर का सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव के सर से बात होती है और कह रहे होते हैं, और वो कह रहा होता है क्या वाकई में ऐसा है। और फिर साथ ही वो चिंगू से कहने लगता है, स्कूल के एक फ्रंट गेट के सामने जिस रास्ते के बारे में तुमने मेंशन करा था वो एक ब्लाइंड स्पॉट है। वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं है रोड को देखने के लिए। जो कि ये स्कूल के सामने है तो इसलिए यहाँ पर रखना ज़रूरी नहीं समझा। कैमरे को ऐसी जगह पर रखा गया है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स के फ्लो के ऊपर नजर रख सकें। ये जानने के बाद वो सभी फिर से निराश हो जाते हैं। डिटेक्टिव कहता है अगर वो ऐसा करते समय सिक्योरिटी कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जानते थे तो ये एक जानबूझकर किया गया अपराध है। भले ही वो गाड़ी बहुत समय पहले बिकना बंद हो गई हो और वो आम ना हो, एक ही मॉडल और रंग वाली सैकड़ों कारें हैं हमारे पास, उनमें से हर एक की जांच करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। जिंकू कह रहा होता है वो नंबर, मेरे को उस गाड़ी का नंबर देख लेना चाहिए था। डिटेक्टिव कहता है खुद को इतना ज़्यादा ब्लेम मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। आखिर कौन ही सड़क पर खड़ी कार के नंबर प्लेट के ऊपर ध्यान देता है, ये नेचुरल है कि तुमने नहीं देखा, तो परेशान मत हो। जिंकू कह रहा होता है बस अगर मेरे को वो नंबर याद होता तो। और फिर तभी उसको कुछ याद आता है, वो फटाक से उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी जिम टटोलने लगता है। डिटेक्टिव बोलता है क्या हुआ, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। जिंकू फटाक से अपने पास से वही पर्चा निकालता है जो कि क्वीन के फैन ने उसको दिया था। जिंकू कहता है वहाँ पर एक छोटा सा कैमरा तो था ज़रूर, उनकी टैक्सी में उस नंबर प्लेट की फुटेज रिकॉर्ड हो गई होगी। डिटेक्टिव कहता है क्या वाकई में ऐसा है। दिखाया जाता है वो दोनों भी जिंकू की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जिंकू को याद आता है जब वो उसके पास आया था और उसने जिंकू को नंबर लेके दिया था कि वो क्वीन को और वो उनको फ़ोन करे अगर क्वीन के बारे में उन्हें कुछ भी पता चलता है। जिंकू उसी बात को याद कर रहा होता है और फिर तभी उसे याद आता है वो जिस गाड़ी में बैठे हुए थे उसके आगे एक छोटा सा कैमरा था और अभी इस वक्त जिंकू के पास मून वेज यांग का नंबर है। तो फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में मून वेज यांग का सीन जो कि मस्त खराटे मार के सो रहा होता है और उसके कमरे में बस क्वीन की तस्वीरें चिपकी रहती हैं और उसके फैन क्लब की। कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, वो उठाता है, कह रहा होता है कौन है, अरे जिंकू। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।